ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अपना टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे, जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके फर्स्ट चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो हम लोग मार्क करते हुए चलेंगे। तो देखो, मैं बहुत ज्यादा टाइम तो उसके ऊपर नहीं लूंगी, बट कोशिश ये रहेगी कि आपको इम्पोर्टेंट चीजों को मार्क करवा दो। ओके, तो पहला क्वेश्चन आ सकता है, वाई टू वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। से क्वेश्चन आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, मैं बता दे रही हूँ, बट क्योंकि मॉड्यूल में ये चीज दी हुई है एंड कभी कभी आईसीएसआई कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है जो बहुत रेलेवेंट नहीं लगते हैं हमें, बट वो पूछ लेता है। सो इट्स बेटर कि आप उस चीजों को कवर करके जाइए, एंड इसीलिए बहुत ज्यादा आपको ना पढ़ना पड़े, इसमें बहुत ज्यादा चीजों को ना समझना पड़े। मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको हाईलाइट करवा दे रही हूँ। प्लीज इसी जो मैं हाईलाइट करवा रही हूँ, बस उतना भी अगर आप लोग हाईलाइट कर लो कि इनफ है, कोई नोट्स की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस इतना पढ़ के चले जाओ, इनफ है। सो वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, इसमें आई गेस इतना काफी। हाँ, इसमें ये एग्जाम्पल जरूर आप लोग कोट करके आना। अगेन आई एम सेइंग, वेरी रेयर चांस ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, बट क्वेश्चन जरूर आ सकता है। रीजन फॉर स्टडिंग, तो अगर क्वेश्चन आता है फॉलोइंग व्हाट आर द रीजन फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, तो आपको यहाँ पे एक बेसिक इंट्रो एंड देन आप इसको अपना आंसर इजीली इसके बेस पे कोट कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स फ्रॉम सिटीजनशिप, solution of the most day-to-day life have a political aspect, and political problems are resolved through economic strategies and planning. Simple. Achieving social changes, personal and professional development के लिए tool for rational thinking. Again, I'm telling you, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। Okay. Next जो important question है आपके लिए वो है economic problem and scarcity of choice, which is वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं इम्पोर्टेंट हर एक चैप्टर में भी मार्क करवाती चलूंगी, तो जो इम्पोर्टेंट मार्क करवा रहे हैं वो जरूर मार्क कर लेना एंड उसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कैर्सिटी एंड चॉइस, ये आपका शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं या फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन भी इसके ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आप लिख के आओगे, द वर्ड इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिना व्हिच मींस ओकियोस मींस हाउस एंड नमोस व्हिच मींस मैनेजमेंट, सो टुगेदर दे मे मीन मैनेजिंग हाउस होल्ड, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस अंडर द कंडीशन ऑफ स्कैर्सिटी। दो चीज यहाँ पे हम पढ़ते हैं, दिस डेफिनेशन हैज टू पार्ट्स, चॉइस एंड स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी क्या होती है, amount of something available is insufficient to satisfy the desire, and choice क्या होती है, because of scarcity, जो हम ऑल्टरनेटिव्स, इंडिविजुअल सोसाइटी जो भी ऑल्टरनेटिव्स को चूज करती है, दैट इज चॉइस, ठीक है। करेक्ट, बस क्वेश्चन में इतने पॉइंट्स आप लिख के आओगे, यू विल गेट अ गुड मार्क। हाउ टू डिफाइन इकोनॉमिक्स, वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो नहीं आएगा डेफिनेटली, हाउ टू डिफाइन इकोनॉमिक्स जरूर आ सकता है, और ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए। तो स्टीवन डी लेविट एंड अवार्ड विनिंग इकोनॉमिक्स, नाम नहीं याद आ रहा है, प्लीज डोंट पुट द रॉन्ग नेम, ट्राई टू पुट द करेक्ट नेम। नहीं याद आ रहा है तो पहली चीज, नाम मत कोट करो। दूसरी चीज, नेवर स्टार्ट विद दिस इन्वर्टेड कॉमर्स। अगर नहीं आपको पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन याद है तो कभी उसको कोट मत करो। सिंपल, द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स प्राइमरी सेट ऑफ
tools as opposed to a subject matter. Then no subject, however, of these need be beyond its reach. अगर पूरी डेफिनेशन याद कर सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं याद कर सकते हो, नाम मत लिखो इन्वर्टेड कॉमा में, उसको कोट करके मत आओ, तो इंपॉर्टेंट चीज को याद रखोगे। सो स्टीवन डी लेविट ने क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये प्राइमरीली आपके कुछ सेट ऑफ टूल्स हैं जो not fixed subject matter as opposed to a subject matter, and no subject matter, however often need beyond its reach. It can be studied ऑलमोस्ट एनी टॉपिक, यानी कोई फिक्स सब्जेक्ट मैटर नहीं है, एंड ये कोई भी टॉपिक आपका स्टडी कर सकता है। हाउ एवर अनयूजुअल तो कोई भी सिंगल ठीक है चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है, तो बस की मार्क सेट ऑफ टूल्स। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशंस के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का। डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, 100% वो आपसे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। सो प्लीज 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 ट्राई टू लर्न दीज डेफिनेशन एटलीस्ट 2 डेफिनेशन तो पढ़ के ही जाइएगा। अगर चारों पढ़ सकते हो तो टेस्ट है, नहीं कवर कर पा रहे हो तो 2 डेफिनेशन याद रखना। वेल्थ डेफिनेशन आपकी दी किसने है? वेल्थ डेफिनेशन आपकी दी है एडम स्मिथ ने, याद रखो। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने। क्योंकि वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है? एल्फ्रेड मार्शल ने। स्कैसिटी डेफिनेशन किसने दी है? लियोनल चार्ल्स रॉबिन्स ने। ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी है? पॉल सैमुअलसन ने। देखो इनकी डेफिनेशन को याद करने के लिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिखवा भी देती हूँ। देखो हम जब बात करते हैं वेल्थ डेफिनेशन की, वेल्थ डेफिनेशन की ये किसने दी है? ये आपकी दी है एडम स्मिथ ने, करेक्ट। ठीक है, ये कब आए थे? ये आपके आए थे 1723 टू 1790 के बीच में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है आपका साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सिर्फ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखवा रही हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? ऑब्जेक्टिव क्या था इनकी डेफिनेशन का? इंक्रीज करना वेल्थ एंड रिचनेस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये नहीं भी आता है ऑब्जेक्टिव, तो सिर्फ आप इतना लिख के आना कि इन्होंने साइंस ऑफ वेल्थ की तरह इकोनॉमिक्स डिफाइन किया था। ठीक है, फीचर्स की बात करते हैं अगर इनकी इनकी डेफिनेशन की, तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव हमने बताया इंक्रीज करना वेल्थ कंट्री का। ठीक है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन को इन्होंने कंजम्पशन कोर एक्टिविटी माना है। ठीक है, कॉजेस के साथ डील करते हैं, कैसे कैसे आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, उन कॉजेस के साथ ही डील करते हैं। अनवेल्थ, ठीक है, बस इतना आप पॉइंट्स याद रखना, हम देख लेते हैं। देखो यहाँ भी यही है कि ये इनका ऑब्जेक्टिव है कंट्री की वेल्थ को बढ़ाना। ये प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन को कोर इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं, एंड वेल्थ को क्रिएट करना डील करते हैं विद कॉजेस ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ, किस तरीके से इकोनॉमी में वेल्थ को क्रिएट की जा सके उसके साथ ही डील करते हैं। एडम स्मिथ। दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो है वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। वो क्या कहते हैं? उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ
mankind in the ordinary business of life. ठीक है, फीचर्स क्या, तो ये बेसिकली बात करते हैं वेल बीइंग की, कीवर्ड वेल बीइंग। फीचर्स की अगर बात करें तो सिंपल इनका फीचर क्या है, ये स्टडी करते हैं उन एक्टिविटीज को जो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से, एंड उनका मटेरियल वेलफेयर कैसे होगा। इनकम ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, कहते हैं study of mankind in the ordinary business of life. According to him, economics examine the part of individual and social action though most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. Defines economics as study of activities related with human being and their material welfare. Clarified economics is related with the income of individual and its uses for creating material and collectively income of individual form the wealth of a nation and ultimate objective of economics is to increase the welfare of individual by their डे टू डे एक्टिविटीज। स्कैसिटी डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे से आराम से अपने आप ही समझ में आ जाएगी। स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन and scarce means which have alternative use. Recognize that economics is a science deals with economic behavior of human being. Assess that जितने भी all physical and non-physical resources are associated with scarcity. Resources have multiple utility and it can only be used either for one purpose or another. Growth. How men in society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which have alternative use. So growth पे भी देखो, ये अगर आप इतना भी लिख के आते हो, बाकी डेफिनेशन नहीं भी आते तो नहीं, इट्स ओके, बट ये चार डेफिनेशंस को जरूर पढ़ के आना है। मूविंग अहेड, व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के नेचर की जब हम बात करते हैं, अच्छा इसको मैं ना एक शॉर्ट में आपको लिखवा देती हूँ, बस ऐसे याद रख लेना। एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी है, एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी है, लियोनल रॉबिन्स ने स्कैसिटी डेफिनेशन दी है, एंड पॉल सैमुअलसन ने ग्रोथ डेफिनेशन दी है। ये आप लोगों के रिमेम्बर रिमेम्बरेंस के लिए ये मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। अगेन द क्वेश्चन, इज इकोनॉमिक्स साइंस और एन आर्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सो टू टर्न दिस क्वेश्चन। तो साइंस है या आर्ट है ये पूछा जा सकता है। साइंस यूजेस एम्पेरिकल अप्रोच, इसमें की फीचर्स क्या है साइंटिफिक स्टडी के। कब कब हम कहेंगे कि इकोनॉमिक्स आपकी साइंस है, देखो देयर आर 5 की फीचर्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी, वेरिफिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, साइंस सॉरी कंट्रोलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। Economics as a science, systematized body of knowledge which studies the relationship between cause and effect, capable of measurement, has its methodological part is, should have the ability to forecast। कितना आंसर लिख के आइए। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस अगर आप बात करें, studies causes and effect relationship between economic phenomena, explains causes and effect relationship between price and quantity demanded for a commodity, outcomes are measurable in terms of money, has its own method of study,
और वो मेथड क्या है? इंडक्शन एंड डिडक्शन. Forecast the future market condition, obviously with the help of statistical, non-statistical tool. Now, economics as a science. But next question. Economics is not a perfect science. Economics is not a perfect science. Question आ सकता है, इसी फॉर्म में आ सकता है. So economics is not perfect science like physical science. The fact that we cannot rely upon the accuracy of economic law, the production made on the basis of the economic laws can easily be wrong. इतना आंसर आप मेंशन करके आओगे enough. Economics do not have uniform opinion about a particular event. Cannot have control experiments. Involve human agency, their behavior, adaptation to a particular economic situation, and money which is used to measure outcomes in economics is itself a dependent variable. So reason इकोनॉमिक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस. अगर क्वेश्चन आता है आप पहले ये इतना जितना हाईलाइट कराया है वो मेंशन करिए एंड व्हाई. तो उसमें पॉइंट्स को मेंशन करके आइए. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. ठीक है. देन वी कम टू द इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट. सो an art is a system of rules for the achievement of a given end. Every economic unit, whether acting as a consumer or a producer or an investor or a supplier of or in any other capacity, has an economic goal to achieve. Decides its chooses of action by keeping in mind the end to be achieved. Art is nothing but a practice to knowledge, whereas science is such teaches us to know, art teaches us to know. Always analysis economics helps in solving various economic problems. Economics is not a pure science as a natural sense. Economics does not follow standard practice adapted by science subjects. Since it has a human element attached in its process, it cannot completely satisfy the fundamental requirement. Then again important point, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है. तो मैं आप लोगों को क्यों इतना टाइम देके इसको मार्क करवा रही हूँ, बिकॉज अगर आप बुक खोलोगे और आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ एग्जाम टाइम पे देखोगे ना तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा कि क्या हम इसमें से पढ़ के रहते हैं. इसलिए मैं आपको इतना टाइम देके चीजों को मार्क करवा रही हूँ सो दैट जब एग्जाम के टाइम पर बुक खोलो ना तो बस उतनी चीजों को मार्क चीजों को पढ़ो और पता. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हमने क्या कवर किया था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या बताता है, व्हाट इज, यानी ये आपको सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बता रहा होता है. Positive economics analysis cause and effect relationship between variable, but it does not pass value judgment. In other words, positive statements are about facts. इसको आप लोग नोट डाउन कर लो. व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स
एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इतना भी लिख के आओगे, इट्स इनफ। ये स्टेट करता है व्हाट इज, यानी ये आपको सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बताता है, एंड नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी, यानी ये बात करता है वैल्यू जजमेंट के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये आपका स्टडी करता है कॉज एंड इफेक्ट विदाउट पासिंग जजमेंट। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स मॉरल, एथिकल एंड वेलफेयर जजमेंट्स। डेफिनेशन किसने दी है? रॉबिन्स ने, जो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट शुड बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ओपिनियन दे रहे हैं ये। और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है? प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो वो रिड्यूस करता है डिमांड। फैक्ट ये था, उस केस में गवर्नमेंट को वेजेस को इंक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, आई एम होप इतना भी ये आपको समझ में आ गया होगा। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिंगल सिंगल पढ़ के जाना पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, देखो, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, द स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, studies the economic behavior of individual unit, may be a person, particular household, particular firm. Study one particular unit rather than all the units. Microeconomics also describes as a price and value theories भी इसको कहते हैं। तो जो अगेन पहला पॉइंट इसमें, दूसरा प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी इन एग्रीगेट, branch of economics which studies behavior of not one particular unit but of all units combined together. It's study in aggregate. Hence, it is also called aggregative economics. International economics deals with trade and commerce. For as the countries of modern world are realizing the significance of trade and commerce with other countries, the role of international economics is getting more and more significant nowadays. Public finance, role of government in economy. The Great Depression of 1930 led to realization of the role of government in establishing the economic growth besides other objectives like growth, reduction of income. Therefore, full branch of economics known as public finance or the fiscal economics has emerged to analyze the role of government in the economy. Development economy after Second World War, for developing economy, for growth of developing economy, health economy.
ये हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करता है। एनवायरमेंटल, तो देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो 5 आपको मार्क करवा दिए, बाकी इनमें से आप कोई 5 करके जा सकते हो। वर्किंग ऑफ एक इकोनॉमिक सिस्टम, अगेन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, एक ना एक तो आ ही जाता है इसमें से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, a system characterized by free market and absence of government intervention। ठीक है, free market and absence of government intervention in the economy, first point। कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होती हैं प्राइमरी टू प्रोटेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। फीचर्स, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय द कॉपरेटिव्स, दे आर ओन्ड privately, that is by individual and households। People acquire motive for earning more because they are allowed to keep their earnings both for current and future। Private property and inheritance lead to ever increasing inequalities of income and wealth, and these inequalities in turn result in unequal opportunities of earning of income। Capitalism is also characterized by what is known as policy of laissez-faire on the part of the authorities। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है laissez-faire के बारे में, इसको भी पढ़ लेना। Market structure of capitalist economy is competitive in nature. Another central feature of capitalism is the use of money and credit. Credit. All economic activities are guided by market forces। Merits important है, many 5 में से आप पढ़ लो। Demerits भी important है। Socialist economics का भी वही है। कैपिटलिज्म के ड्रॉबैक्स की वजह से ये आपका ओरिजिनेट हुआ था, originated due to the drawbacks of capitalism। एम क्या था इसका? एम मेनली इसका रिमूव करना किसी भी तरीके की इनइक्वालिटीज को, problems of inequalities of income and wealth, inequalities of economic opportunities, unemployment, cyclical functions, waste of productive resources। फीचर्स अगेन वही सिंपल तरीके से, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस आर abolished, socialist is not guided by free working of a market mechanism, ill effects of money and credit in capitalist economy, government or by cooperative, they are owned privately, that is by individual and household business units, and therefore resources are owned by them also belong to individual housing institution of private property also cover the right of motion। merits कवर अप कर लीजिए। डिमेरिट देखो ये मैं इम्पोर्टेंट आपको, मिक्स्ड इकोनॉमी अगेन इसके भी फीचर्स,
थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मैंने बताया भी, इसको आपको अपने हिसाब से लिखना होगा। इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड it will rise. And if the price of commodity rises, the quantity demanded will decline. It implies that there is an inverse relationship between the price of quantity demanded of a commodity. In other words, the thinking is that quantity demand will be more at a lower price. ठीक है। अब देखो ये जो आपके पैराग्राफ से मतलब जो आपके डायग्राम से ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको कवर करिए। assumptions को कवर करिएगा, exceptions of law of demand most important, assumptions of law of supply, diagrams जरूर कवर करने हैं। Then we have elasticity of demand, price elasticity, फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। टाइप्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली inelastic, अगेन सबके डायग्राम्स, रिलेटिवली inelastic एंड रिलेटिवली inelastic यूनिटरी। इसमें कुछ नहीं, इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेजर फॉर्मूला एंड डायग्राम, इनकम इलास्टिसिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आप विल ट्राई टू लर्न एटलीस्ट ट्राई। हार्डली ये क्वेश्चन आएगा, आप उतना कवर करेंगे, बट इफ इट आस्क्स ये इम्पोर्टेंट है। एंड देन लास्ट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन, जो आज हमने आप लोगों को ऑलरेडी कवर कराई दिया है। ठीक है, तो आई गेस हमारा पूरा ही चैप्टर खत्म हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हमने करवा दी है। तो दिस हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 और एनी अदर तो भी वो उसका शेड्यूल आपको स्टार्ट करूंगी तो मैं बता भी दूंगी कौन सा चैप्टर हम लोग करेंगे और फिर जो भी चेंजेस होगा वो। ओके, सो विद दिस वाइंडिंग अप विद टुडेस क्लास, होपफुली आप लोगों ने सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इनकेस कोई कंफ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज 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 आप लोग कमेंट रखो।